ठीक है। थ्योरी मैं पूरी नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा आप खुद से ही पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं कवर कर लूँगा, पर सारे नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूल में जो आपके 2-3 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, आप कोई भी हो, गेट हो, ICR हो, आपके 4 टाइप के फ्यूल होते हैं, उसके सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। ठीक है, API क्या है, डेंसिटी क्या है। तो लाइट डीजल हो गया, ठीक है, हाई स्पीड डीजल हो गया, तो ये दोनों हो गए। फिर कैरोसिन हो गया, फिर पेट्रोल हो गया। ये हमें टेबल फिल करनी है। API ग्रेविटी, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ये पढ़ेंगे क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और CV, कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो हमें ये कैलोरीफिक वैल्यू किलोग्राम पर केजी में है। तो हमेशा ध्यान रखो, आपको ये जो है तीनों याद करने पड़ेंगे। क्या याद करना पड़ेगा, लाइट डीजल ऑयल की जो आपकी API होती है वो 22 होती है, 22 से स्टार्ट करो। ये 0.920 है, 10,300 है। अब देखो मैंने भी याद कर रखा है, इसलिए मैंने देखो कॉपी से नहीं देखूंगा, खुद से भरूंगा। ठीक है 22 में 9 जोड़ोगे 31, 31 में 9 जोड़ोगे 40। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है +9 करके ये ऐड हो रहा है। पेट्रोल में कितनी डिजिट है, 6 डिजिट है, 6 वर्ड है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 का हाफ 3, तो 63 हो गया। 0.920, इसको 10 से माइनस कर दो, 0.820 आएगा। इसको 10 से माइनस करके एक छोड़ के लिखो, 0.720 आएगा। इन दोनों के बीच में ये होगा, तो ये 0.827 हो गया। इसमें 250 ऐड कर दो, 10,550 हो जाएगी। फिर इसमें ये 10,800 कुछ आएगा, 10,850। और पेट्रोलियम की जैसे ये 63 है, तो यहाँ पे देखो पेट्रोल क्या है, पेट्रोल सबसे पहले का है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आता है, 1, तो 3100, 11100। हमेशा ध्यान रखो कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल की ज़्यादा होती है कंपेयर टू डीजल। तो आपने टेबल भर ली, ऐसी टेबल जादू मंत्र से भर के, ज़्यादा टाइम मत लगाना, दिमाग मत लगाना, ये टेबल आपको एडिटी से याद करनी है। ऊपर लिखो 22 ये और इसको याद कर डालो। एक मैच कर लेते हैं, 22 31 40 63, 0.92 0.82 0.827 0.730 है। ठीक है, आपको अप्रोक्स याद हो जाएगा, ऐसे ही याद करना। 10 यहाँ माइनस करा, फिर 10 यहाँ माइनस करा, बीच वाला इन दोनों के बीच में है तो कुछ भर दो, ऐसे ही याद होगा। वो आपको लग रहा हो एग्जैक्ट याद कर लोगे तो कर ही नहीं सकते, वो पेपर के लाइन एंड तक याद करके आना है। 10,300, 10,550, 10,850, सही है ये तो 150 और 11,000, ये किलो कैलोरी पर केजी में है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी ज़्यादा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी डीजल की ज़्यादा है पेट्रोल की कंपैरिजन में, बट द कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज़्यादा है, पेट्रोल की। मतलब पेट्रोल का जो फ्यूल कंबशन है उसमें ज़्यादा जो है वो कैलोरीफिक वैल्यू देगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द पेट्रोल इज हायर देन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डीजल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक अलग से हमारे एग्रीकल्चर में पूछा जाता है, गैसोलीन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, ये आपकी होती है 45 मेगा जूल पर केजी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ा इसका आगे बढ़ते हैं। फ्यूल टेस्ट पढ़ते हैं, आपके कौन कौन से फ्यूल टेस्ट होते हैं। तो आपके फ्यूल के आपके 6 से 7 टेस्ट होते हैं। एक स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होता है, डिस्टिलेशन टेस्ट होता है, रेट वेपरेशन कंप्रेशन टेस्ट होता है, सल्फर टेस्ट, कार्बन रेसिड्यू, कलर, गम फ्लैश। ठीक है, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। स्पेसिफिक सबसे पहले आता है टेम्परेचर। अगर मैं देखूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है वो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कराया जाता है। डिस्टिलेशन टेस्ट का टेम्परेचर छोड़ो। रेट कंप्रेशन टेस्ट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो डिग्री सेंटीग्रेड तो उसको ठीक कर लेना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये मेन हो गया। सल्फर टेस्ट का टेम्परेचर हो गया 122 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार टेम्परेचर मैच भी कर लेना, कहीं गलती से कुछ हो ना गया हो। ठीक है, तो ये 3 टेम्परेचर बहुत मेन है, तो आपको याद रहेगा पिक्चर 60, 100 और 120, 122। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहली बात स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, जिस भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो वेट ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय द वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर एट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कराया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपने निकाल ली, फिर हम API निकालते हैं, डेट इज अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, API। तो API आपको निकालने का फॉर्मूला ये होता है 141.5 डिवाइड बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 131.5। तो ये फॉर्मूला बहुत मेन है, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो API और स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ही उसमें चल रहे हैं। ठीक है, और API के 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला API की फुल फॉर्म क्या है, डेट इज अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। द सेकंड क्वेश्चन API वाटर की कितनी होगी, अगर आप वाटर यहाँ पे फिल करोगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर की 1 होती है, तो 141.5 माइनस 131.5 इट विल बी 10। तो API ऑफ द वाटर इज 10। सेकंड, लाइटर फ्यूल का हायर API होता है, क्यों, क्योंकि अगर लाइटर फ्यूल है तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगा, तो उसकी हायर API होगी। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इसके API के। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है रेट वेपर। इन दोनों का जो वोलेटिलिटी टेस्ट होता है, वो जो 2 टेस्ट होते हैं वोलेटिलिटी चेक करने के लिए, कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं डिस्टिलेशन और ये रेट वेपरेशन। रेट वेपरेशन आपका ये होता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है सल्फर टेस्ट, कितने टेम्परेचर पर कराया था और कितने टाइम के लिए कराया था। बेसिकली इट्स 122 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराया था, 122 डिग्री सेंटीग्रेड और 3 आवर्स के लिए कराया था। 2
अगर आप फ्यूल को कन्वर्ट करोगे, फ्यूल को अगर कंबशन करोगे तो उसमें कार्बन रेसिड्यू कितना बचना चाहिए, और सल्फर टेस्ट अगर करोगे तो उसमें सल्फर अमाउंट कितना होना चाहिए, दोनों की जो ऑप्टिमम रेंज है। जनरली इट वेरी फ्रॉम बुक टू बुक, अगर आप दूसरी बुक देखोगे उसमें अलग है, लेकिन जो हमने मतलब जो मेन बुक्स होती हैं उनका जो कंपाइल करा है, जो सल्फर टेस्ट के बाद अगर अमाउंट ऑफ सल्फर देखोगे, जो लिमिटेबल रेंज है वो है आपका 0.5 to 2% बाई वेट, और ये है कार्बन रेसिड्यू जो होना चाहिए फ्यूल में। अगर बोलूँगा प्रॉपर फ्यूल है, आप कार्बन रेसिड्यू टेस्ट करो कितना कार्बन बचा है उसमें फ्यूल जलने के बाद, तो इट्स 0.15 to 0.35% बाई वेट। तो एक क्वेश्चन इन दोनों का ही बनता है। ये कलर टेस्ट, गम टेस्ट, फ्लैश टेस्ट खुद पढ़ लेना बैठ कर, भाई पढ़ लेना फिर अगर आपको इतना ही डीप में आना है, ठीक है। तो मेन सबसे मेन क्वेश्चन जो इसका बनता है एपीआई का, ये तीनों फैक्ट एपीआई के बहुत ज़्यादा मेन है। चौथा वोलेटिलिटी किन किन दो पैरामीटर का है। फिफ्थ एपीआई का ये फॉर्मूला बहुत मेन है। सिक्स में टेम्परेचर आ सकता है और ये रेंज आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। देखो आपका फ्यूल सिस्टम पढ़ते हैं, आपके दो फ्यूल सिस्टम हम पढ़ेंगे, एक आपका स्पार्क इग्निशन इंजन का, ठीक है, और एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन का। तो ये आपको दिख रहा है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर आपका सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कौन से इंजन का फ्यूल सिस्टम है, तो ये स्पार्क इग्निशन इंजन या फिर ये, ठीक है। तो डीजल इंजन में कार्बोरेटर यूज़ नहीं होता, ये तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कार्बोरेटर का काम क्या होता है, एयर और फ्यूल को मिक्स करना, ठीक है ना, टू रेगुलेट और टू मिक्स, टू मतलब कंप्लीटली मिक्स करना, ठीक है, एयर और फ्यूल को, ठीक है। तो जो कार्बोरेटर होता है वो आपका स्पार्क इग्निशन इंजन या फिर जिसको पेट्रोल इंजन नहीं बोलते हैं उसमें यूज़ होता है। डीजल इंजन में कार्बोरेटर यूज़ नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन यही बन जा, कार्बोरेटर का काम क्या होता है, एयर और फ्यूल को मिक्स करना, ठीक है ना, रेगुलेट करना उनकी सप्लाई को, एटोमाइज करना उन दोनों को। तो बेसिकली होता क्या, सपोज करो अगर आपका ये इंजन है, इंजन की दो वॉल्व है, इनटेक और एग्जॉस्ट, राइट। तो इनटेक वॉल्व के थ्रू आपका चार्ज एंटर करता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर, तो इससे पहले आपका कार्बोरेटर लगा होता है। तो पहले आपका एयर आपकी ऐसे आती है, वो फ्यूल को सक करता है, दोनों मिक्स होते हैं, देन जो है आपका जो है इसमें एंटर करता है। मतलब इनटेक वेल से पहले आपका कार्बोरेटर लगा होगा जहाँ दोनों का मिक्स होगा, फिर वो इनटेक वॉल्व के थ्रू जो है दोनों का मिक्सचर जो है अंदर आएगा। तो कार्बोरेटर आपका कहाँ यूज़ होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन में, क्योंकि स्पार्क इग्निशन इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर एंड करता है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे टाइप का होता है। ये आपका हो गया, ये आपको दिख रहा है वेंचुरी टाइप का जेट है, इसमें यहाँ पे आपकी एयर एंट्री करती है, जैसे ही एयर एंटर करता है और यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे आपका ये फ्यूल सक करता है। यहाँ पे एक फ्यूल लगा हुआ, तो यहाँ से फ्यूल आएगा, यहाँ से एयर आएगी, दोनों मिक्स होंगी। तो इससे कुछ कंपोनेंट होते हैं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, पढ़ लो, वीडियो देख लेना, कार्बोरेटर कैसे काम करता है समझ में आ जाएगा। दो वॉल्व होती हैं, वॉल्व होती हैं, बटरफ्लाई वॉल्व जैसे बोलते हैं, फर्स्ट बटरफ्लाई, सेकंड बटरफ्लाई मेन होती है, जिसको चॉक वॉल्व बोलते हैं। चॉक वॉल्व क्या होती है, हमारी रिस्ट्रिक्ट काम करने आती है एयर फ्यूल मिक्सचर के, ठीक है ना, जिससे हम एयर को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अगर मुझे एयर की क्वांटिटी अगर मैं बढ़ा दूंगा तो मेरा मिक्सचर क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा। रिच मतलब फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा है उसमें, रिच है वो। तो ये बहुत पूछा जाता है, चॉक का काम क्या होता है, टू रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ द एयर। अगर मुझे अमाउंट ऑफ द, देखो चॉक वॉल्व को अगर मैं ऐसे कर दूं हॉरिजॉन्टल, तो ये पूरी एयर आएगी ही नहीं, तो मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो फ्यूल ज़्यादा आएगा, मतलब पूरा बंद नहीं करते पर एयर को कम कर देते हैं, ये ऐसे कर देंगे। ये चॉक वॉल्व है समझो। तो अगर मैंने एयर को कम कर दिया तो यहाँ पे फ्यूल जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत पूछा जाता है कि चॉक वॉल्व का काम क्या होता है, टू रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ द एयर। और रिच मिक्सचर कौन सी वॉल्व क्रिएट करती है, चॉक वॉल्व, जिसको सेकंड बटरफ्लाई वॉल्व बोलते हैं। इकोनोमाइजर लगा होता है, मैंने इसमें दिखाया नहीं, इकोनोमाइजर होता है रेगुलेट टू फ्यूल सप्लाई। ये पूछा जाता है कार्बोरेटर में कौन सा पंप यूज़ करते हैं, गैसोलीन पंप हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, गैसोलीन पंप है, हाँ एक मिनट चेक कर लेता हूँ कार्बोरेटर के लिए, हाँ गैसोलीन पंप है, ठीक है। हाँ, अब कार्बोरेटर आपका कैसे आपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है, उस हिसाब से कार्बोरेटर की माउंटिंग होती है, दो टाइप की होती है, डाउन ड्राफ्ट, अप ड्राफ्ट। देखो डाउन ड्राफ्ट समझना अब क्या है। डाउन ड्राफ्ट में क्या है, सपोज करो ये इंजन है, इनटेक वॉल्व है, इंजन की इनटेक वॉल्व है, इसमें क्या एंटर करेगा, एयर प्लस फ्यूल, राइट। इसमें एयर प्लस फ्यूल एंटर कर रहा है, यानी ये दोनों कहीं ना कहीं मिक्स होंगे। तो कार्बोरेटर जो है इंजन से ऊपर भी हो सकता है और इंजन से डाउन भी हो सकता है। डाउनवर्ड ड्राफ्ट का मतलब है क्या है कि एयर फ्यूल कैसे आ रहा है। तो अगर एयर फ्यूल जो है डाउन आ रहा है, मतलब कार्बोरेटर आपको ऊपर लगा होगा, इफ द कार्बोरेटर इज माउंटेड अबव द इनटेक मैनिफोल्ड, ये इनटेक से ऊपर माउंटेड है, इट मींस द एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर विल फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो डायरेक्शन है मिक्सचर की, उसके हिसाब से ये डाउन ड्राफ्ट हो गया। तो अगर पूछे कि डाउन ड्राफ्ट में कहाँ कार्बोरेटर कहाँ होगा, तो कार्बोरेटर ऊपर होगा। क्यों कार्बोरेटर ऊपर है, क्योंकि कार्बोरेटर में पहले इसमें क्या हो रहा होगा, यहाँ से ये एयर आ रही होगी, यहाँ से ये फ्यूल आ रहा होगा, दोनों मिक्स हो रहे होंगे, फिर ये यहाँ पर आ रहा होगा। बेसिकली ये इसकी वर्किंग है, मतलब द एयर फ्यूल मिक्सचर इज गोइंग डाउनवर्ड, दैट्स व्हाई इट्स डाउनवर्ड ड्राफ्ट। डाउनवर्ड ड्राफ्ट पूछा जाता है कहाँ पे यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स में, ट्रक्स में, स्टेशनरी इंजन में। अप ड्राफ्ट में क्या होगा, अप ड्राफ्ट में आपका इंजन ये रहा, इंजन की इनटेक वॉल्व ये रही, एग्जॉस्ट वॉल्व ये रही, यहाँ से जो है आपका एंटर करेगा कार्बोरेटर। मतलब कार्बोरेटर आपका
बिलो माउंटेड है कंपेयर टू इंजन, तो ये ऊपर मूव करेगा एयर फ्यूल का मिक्सचर, क्योंकि हमेशा एयर फ्यूल का मिक्सचर कहाँ है, वो तो इंटेक वॉल पे एंटर करना चाहिए। उससे क्या मतलब, कार्बोरेटर ये रहा, कार्बोरेटर से निकलेगा और इंटेक वॉल में जाएगा। अगर कार्बोरेटर ऊपर है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इसलिए डाउन ड्राफ्ट हो गया। कार्बोरेटर नीचे है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इसलिए अप ड्राफ्ट हो गया। अप ड्राफ्ट अब जनरली ट्रैक्टर में कौन सा यूज होता है, अभी अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। अगर आप ऐसे निखाड़ो देखोगे तो उन्होंने लिखा अप ड्राफ्ट ट्रैक्टर में, ठीक है। जगदीश्वर साहब देखोगे तो उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, पर उन्होंने ये क्लियरली मेंशन कर रखा है कि डाउन ड्राफ्ट जो है ऑटोमोबाइल ट्रंक्स और स्टेशनरी इंजन में होता है। तो जाहिर सी बात है फिर अप ड्राफ्ट आपका ट्रैक्टर में होता होगा। लेकिन मुझे भी कंफ्यूजन है, क्योंकि हमने बहुत सारी बुक देख ली, हर बुक में अलग अलग है। तो एस निखाड़े में लिखा है अप ड्राफ्ट, जगदीश्वर धाय में ये लिखा हुआ है कि डाउन ड्राफ्ट किस में यूज होता है। और ये क्वेश्चन बनता बहुत फेमस है कि कार्बोरेटर का जो सिस्टम है कौन सी जगह कौन सी यूज होता है, बहुत मेन है ट्रैक्टर में स्पेशली। अप ड्राफ्ट है, डाउन ड्राफ्ट है, तो अभी के लिए अप ड्राफ्ट ही आंसर करते हैं। किसी को पता होगा तो हमें आंसर भेज सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हमेशा ध्यान रखो, कार्बोरेटर आपका सिर्फ पेट्रोल इंजन में यूज होता है, डीजल इंजन में यूज नहीं होता। कार्बोरेटर का काम क्या होता है, एयर और फ्यूल को मिक्स करना। ये कार्बोरेटर पूरा कार्बोरेटर है, यहाँ पे फ्लोट चैम्बर लगा होता है फ्यूल की सप्लाई मेंटेन करने के लिए। बेसिकली हो क्या रहा है, एयर आ रही है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, फ्यूल को सक कर रहा है और ये मिक्स हो रहे हैं। एयर को हम बटरफ्लाई वॉल से कंट्रोल कर रहे हैं, इसको यहाँ पे फ्लोट चैम्बर लगा हुआ है जो इसका लेवल मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये सब है। तो मेन क्वेश्चन इसका ये हो गया कि इकोनोमाइजर क्या होता है, टू रेगुलेट द एयर ऑफ द सप्लाई। चौक वॉल का काम क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन हो गया कौन सा पंप है, ठीक है। पांचों क्वेश्चन आपका ये हो गया डाउन ड्राफ्ट और अप ड्राफ्ट। ज़्यादा नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा टैंक की थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं। अगर आप डीजल का जो फ्यूल सिस्टम देखोगे तो ये क्या होता है, ये आपका ऐसा होता है, इसमें इंजेक्शन होगा। कार्बोरेटर में क्या था, आपका पेट्रोल में कार्बोरेटर यूज़ हो रहा था, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन यूज़ होता है, ये ध्यान रखना। और कार्बोरेटर का एक फैक्ट छूट गया था, कार्बोरेटर में हमने पढ़ा था गैसोलीन पंप होता है, तो वो पूछा था कि कार्बोरेटर में जो गैसोलीन पंप होता है वो कौन से टाइप का होता है, तो वो डायफ्राम टाइप का होता है। तो ये याद कर लेना, the pump is used is a gasoline pump in the carburetor and the type of that pump, that the gasoline pump is a diaphragm type। ये पूछा जाता है, ठीक। कार्बोरेटर का एक फैक्ट रह गया था। अब बात करें तो हमेशा ध्यान रखो, स्पार्क इग्निशन इंजन में कार्बोरेटर यूज होगा, डीजल इंजेक्शन इंजन में इंजेक्शन सिस्टम यूज होगा। आप फ्यूल इंजेक्ट करोगे वहाँ पे कार्बोरेटर यूज होगा, एयर फ्यूल मिक्स करके आएगा। अब ये डीजल इंजन का है, ठीक है, जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है। तो इसमें फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल टैंक से आपका इसमें आता है, ठीक है। फिर आपका लिफ्ट पंप में आता है, फिर आपके दो फिल्टर लगे होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो भी आपकी इंप्योरिटीज है उनको रिमूव करने के लिए। फिर वो इंजेक्टर में आता है, फिर फ्यूल इंजेक्ट हो जाता है। इंजेक्टर से आपका एक ओवरफ्लो पाइप भी लगा होता है, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल है तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा, वो फिर से फ्यूल टैंक में चले जाएगा। तो ये बेसिकली इसका डायग्राम है। तो अगर आप देखोगे तो फ्यूल टैंक से बाउल में आया, फिर आपका लिफ्ट पंप में चला गया। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं लिफ्ट पंप के। बट इज द प्रेशर इन द लिफ्ट पंप। लिफ्ट पंप क्या कर रहा है, तो फ्यूल को लिफ्ट कर रहा है फिल्टर की तरफ, राइट। तो ये लिफ्ट पंप को हम 2 नाम से और जानते हैं, वो आपका होता है फीड पंप और ट्रांसफर पंप। ये बहुत मेन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। लिफ्ट पंप का प्रेशर कितना होता है, 1.5 से 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया लिफ्ट पंप को किस नाम से जानते हैं। अगर मैं लिफ्ट पंप में एक देखूं कौन सा आपके पंप यूज हो सकता है, तो 4 टाइप के पंप आपकी यूज हो सकते हैं, गियर पंप, प्लंजर, डायफ्राम, वेन। ये चारों के चारों क्वेश्चन बनते हैं। वो पूछ लेगा द व्हाट टाइप ऑफ द पंप कैन बी यूज इन दिस, तो वो 4 ऑप्शन देगा, तो चारों के चारों ठीक है। ये आपका प्रेशर हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो लिफ्ट पंप से लिफ्ट पंप में आया, फिर आपका फिल्टर में गया, प्राइमरी फिल्टर, सेकेंडरी फिल्टर। ये पूछा जाता है कि प्राइमरी फिल्टर जो होता है उसका वो किस पार्टिकल को निकालता है, तो ये कोर्स पार्टिकल को रिमूव करता है और ये फाइन पार्टिकल को रिमूव करता है। तो बहुत बार पूछा गया, तो ध्यान रखो, प्राइमरी फिल्टर कोर्स पार्टिकल को, वाटर को और डस्ट को, तीनों को रिमूव करता है, और जबकि ये जो है सिर्फ फाइन पार्टिकल को करता है। प्राइमरी फिल्टर किस मटेरियल का बना होता है, क्लॉथ का बना होता है। सेकेंडरी मटेरियल आपका पेपर का बना होता है। ये भी आपको याद करना है, सीपी से याद कर लेना। फिर आपका इंजेक्टर में चला गया। एक पूछा आता है जो आपका फ्यूल इंजेक्ट करते हैं डीजल इंजन में, कितने प्रेशर पे करते हैं, वो आपका कुछ बुक में 120 से 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, स्पेशली जगदीश्वर साय में। एस निखाड़े में आपका 120 से 200 होगा। जनरली ऑप्शन में आपको 120 से 200 ही मिलेगा। तो ये ध्यान रखो, 2 इसमें प्रेशर है, एक ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर। और इसमें हमेशा ध्यान रखो फ्यूल इंजेक्टर में कौन सा पंप यूज होता है, तो बेसिकली इसमें मल्टी एलिमेंट या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। मल्टी एलिमेंट में आपका प्लंजर और बैरल सिस्टम लगा होता है, रैक और पिनियन गियर लगे होते हैं। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, मल्टी एलिमेंट पंप में कौन से टाइप का पंप यूज होगा, प्लंजर एंड बैरल। बहुत फेमस क्वेश्चन है। गियर कौन सा है, रैक एंड पिनियन। तो पूछा जाएगा फ्यूल सिस्टम में कौन सा गियर यूज होता है, रैक एंड पिनियन। कौन सा पंप यूज होता है, प्लंजर एंड बैरल, जो कौन सा पंप सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटर आपका रोटरी टाइप का होता है, ठीक है, ज्यादा आप डिस्कस नहीं कर रहे। नोजल लगे होते हैं, जैसे फ्यूल इंजेक्ट करोगे उसके आगे नोजल लगे होते हैं। तो 3 टाइप के नोजल होते हैं, पिंटल नोजल, होल नोजल और थ्रोटल नोजल। सबसे पहले पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नोजल है जो जिसमें क्लॉगिंग नहीं होती, ठीक है, तो वो पिंटल नोजल हो जाता है, क्योंकि पिंटल नोजल में होलो टाइप का नोजल होता है, तो इसमें क्लॉगिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। और ये कितने प्रेशर पे काम करता है, 7 to 15 मेगापास्कल पे। और प्री कंबशन चैम्बर में आपका कौन सा नोजल यूज होता है, पिंटल में। तो ऐसे याद कर सकते हो, पी से पी, ठीक है। ओपन कंबशन चैम्बर में कौन सा यूज होता है, होलो नोजल। होल नोजल में कोई भी आपकी नोजल नहीं होती है, तो ये हो गया।
थ्रोटल नोजल है, तो 3 क्वेश्चन इसके हो गए नोजल के। फिर आपका आता है कि एयर इंजेक्शन जो सिस्टम होता है कौन से में यूज होता है, स्टेशनरी इंजन में। तो अगर मैं आपके इसमें 3 अगर मुझे क्वेश्चन उठाने हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन हो गया कि लिफ्ट पंप को किस किस नाम से जानते हैं और इसका प्रेशर कितना है, दूसरा इंजेक्शन सिस्टम का प्रेशर कितना है, तीसरा प्राइमरी फिल्टर कौन से साइज के पार्टिकल को रिमूव करता है 5 माइक्रोन, सेकेंडरी फिल्टर 2 माइक्रोन। तो ये आपको याद करना पड़ेगा 52। ये कोर्स पार्टिकल को करता है, फाइन पार्टिकल को करता है, और ये तीनों याद करना, कोर्स पार्टिकल, वाटर और डस्ट, क्योंकि तीनों पूछे आते हैं। चौथा क्वेश्चन, किस नोजल में क्लॉगिंग नहीं होती, पिंटल नोजल में। कौन सा नोजल जो ओपन कंबशन चैम्बर में यूज होता है, होल नोजल। कौन सा जो है प्री कंबशन चैम्बर में यूज होता है, पिंटल नोजल। फ्यूल जो इंजेक्टर पंप होता है उसमें कौन से टाइप का गियर होता है, रैक एंड पिनियन टाइप का गियर होता है, और प्लंजर और बैरल सिस्टम होता है। तो ये आपका हो गया फ्यूल का, ठीक है। और एयर इंजेक्शन सिस्टम किसमें लगा, देखो अब हम देखेंगे, अब हम इग्निशन क्वालिटी जो को है कैसे मेजर करते हैं, ये बहुत मेन टॉपिक है। अगर आप देखोगे पेट्रोल इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, इग्निशन क्वालिटी वो उसकी बर्निंग कैसे इजी हो उसको मेजर करने के लिए हम 2 नंबर का यूज़ करते हैं, ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर, ठीक है। तो जो आपका डीजल इंजन में यूज़ होता है वो आपका सीटेन नंबर होता है, पेट्रोल इंजन में आपका ऑक्टेन नंबर होता है। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन में ऑक्टेन नंबर होता है, डीजल इंजन में सीटेन नंबर होता है। ऑक्टेन नंबर जो होता है मेन आपका नॉकिंग प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए यूज कराया जाता है। ऑक्टेन नंबर होता क्या है बेसिकली, ऑक्टेन नंबर होता है आपके पास 2 रेफरेंस फ्यूल होते हैं, एक होता है आइसो ऑक्टेन, एक होता है एनहेप्टेन। याद कैसे करोगे, 8 आपको याद करना है ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन, एक 8 हो गया, और उससे कम 7 वाला हो गया हेप्टेन। ये तो पता ही होगा 6 वाले को क्या बोलते हैं, 7 वाले को क्या बोलते हैं। तो बेसिकली ऑक्टेन नंबर होता है इट्स द अमाउंट ऑफ द आइसो ऑक्टेन इन अ मिक्सचर ऑफ द आइसो ऑक्टेन एंड द एनहेप्टेन। आइसो ऑक्टेन की कितनी परसेंटेज है, कौन से, जो लिखा आइसो ऑक्टेन डिवाइड बाय द आइसो ऑक्टेन प्लस एनहेप्टेन। सो बेसिकली इट्स द अमाउंट ऑफ द आइसो ऑक्टेन इन अ मिक्सचर ऑफ द आइसो ऑक्टेन प्लस एनहेप्टेन। ये आपका हो गया ऑक्टेन नंबर, ये आपका बताता है। अगर ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर दोनों जितने ज्यादा होंगे उतनी ही उसकी इग्निशन क्वालिटी या जितनी उसकी गुड थिंग है वो उसकी अच्छी होगी। एंटी नॉक होगा, ये बहुत मेन है। इफ यू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर द एंटी नॉक प्रॉपर्टी ऑफ द इंजन विल इंक्रीज। एंटी नॉक का मतलब क्या होता है, नॉकिंग नहीं होगी, ये बहुत मेन है। तो ऑक्टेन नंबर क्या इंक्रीज करता है, एंटी नॉक प्रॉपर्टी को, मतलब ऑक्टेन नंबर जितना अच्छा होगा तो नॉकिंग नहीं होगी, एंटी नॉक है। दूसरी बात, क्या ऑक्टेन नंबर डायरेक्टली एंटी नॉक को बढ़ाता है, नहीं। ऑक्टेन नंबर करता क्या बेसिकली, ऑक्टेन नंबर आपका इग्निशन डिले बढ़ाता है। इग्निशन डिले बढ़ने के कारण उसकी एंटी नॉक प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो ये क्वेश्चन बनता है, सो if you increase the octane number the ignition delay will increase, due to the ignition delay the anti knock property will increase। तो ऑक्टेन नंबर अच्छा है हमारे लिए, हाँ अच्छा है। ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा पेट्रोल उतना एंटी नॉक होगा, नॉक नहीं करेगा, नॉक मतलब आवाज नहीं करेगा, ठीक है, तो एंटी नॉक होगा। व्हाट इज द ऑक्टेन नंबर, इट इज द परसेंटेज ऑफ द आइसो ऑक्टेन इन अ मिक्सचर ऑफ द आइसो ऑक्टेन एंड द एनहेप्टेन। एक क्वेश्चन बार बार बनता है, आइसो ऑक्टेन का नॉकिंग नंबर क्या होता है और एनहेप्टेन का नॉकिंग नंबर क्या होता है। देखो जो भी आप 2 रेफरेंस फ्यूल यूज करते हो हमेशा, अगर मैं ऑक्टेन नंबर की बात करूं या सीटेन नंबर की बात करूं, यू ऑलवेज यूज 2 रेफरेंस फ्यूल, एक को आप 100 देखो, एक को आप 0 दोगे। तो जो आइसो ऑक्टेन है वो ऊपर है, राइट, ऊपर है। मैंने बोल रहा ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा तो एंटी ऑक्टेन बढ़ेगा, यानी जो इसका ऑक्टेन नंबर होगा वो 100 होगा आइसो ऑक्टेन का, क्योंकि वो अच्छा है, और एनहेप्टेन का क्या हो गया 0। तो इसके 4 क्वेश्चन बन गए। पहला, ऑक्टेन नंबर किस इंजन में यूज होता है, पेट्रोल इंजन में। दूसरा, ऑक्टेन नंबर क्या करता है, सर ऑक्टेन नंबर जितना अच्छा होगा वो उतना ही एंटी नॉक प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर देगा। तीसरा क्वेश्चन, ऑक्टेन नंबर के लिए 2 रेफरेंस फ्यूल कौन कौन से हैं, सर आइसो ऑक्टेन और एनहेप्टेन। चौथा क्वेश्चन, आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर क्या होता है 100, एनहेप्टेन का ऑक्टेन नंबर क्या होता है 0। बहुत मेन हो गया, इसको हम एंटी नॉक एजेंट ही बोलते हैं आइसो ऑक्टेन को। एक क्वेश्चन बनता है, अच्छा अब हम इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, टेट्रा इथाइल लेड इज यूज्ड टू इंक्रीज द एंटी नॉक प्रॉपर्टी इन द पेट्रोल। पूछा जाता है विच कंपाउंड इज यूज्ड, ये बहुत पहले यूज होता था, टेट्रा इथाइल लेड। तो ये तो क्वेश्चन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TEL, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टेट्रा, TEL। तो TEL आपका यूज कराया जाता है टू इंक्रीज द एंटी नॉक प्रॉपर्टी ऑफ द दिस ऑक्टेन नंबर। टेट्राइथाइल लेड का फॉर्मूला ये रहा, लेड लगा हुआ है इस साइड, ये कार्बन, ठीक है। लेकिन अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, ऑफ कोर्स ये एंटी नॉक प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर देगा, बट लेड इसमें होता है
तो जो हार्मफुल गैसेस है वो भी निकलती है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, आजकल यूज़ नहीं होता, आजकल तो अल्टरनेट फ्यूल्स हैं, बायोडीजल वगैरह हैं, जो भी हैं, बट द थिंग इज मतलब बहुत सारे अल्टरनेट फ्यूल्स हैं पेट्रोल के ही। बट आप जो है अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको TEL ही मेंशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन पहले से बना हुआ है। जैसे ऑक्टेन नंबर पेट्रोल में था, वैसे सीटेन नंबर डीजल में। सीटेन नंबर के भी दो रेफरेंस फ्यूल होते हैं। पहला रेफरेंस फ्यूल सीटेन खुद होता है, दूसरा होता है अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, बहुत फेमस है। तो पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि सर डीजल सीटेन नंबर कौन से इंजन में यूज होता है, डीजल इंजन में। इसके दो रेफरेंस फ्यूल कौन से होते हैं, सीटेन और अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। अब इसका फॉर्मूला याद कर भी सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो, याद कर लो तो ठीक है। देखो ये तो याद करोगे ना, आपके जितने भी कंपाउंड होते हैं वो CnH2n+2 होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले, ये तो पता होगा भाई। CnH2n+2 सिंगल बॉन्ड होता था, CnH2n आपके दो बॉन्ड होंगे तब, ठीक है। तो अगर आपको 16 पता है तो ये तो पता लगेगा 34 तो है ही। तो बस आपको यही याद करना है, सीटेन का 16 है, ऑक्टेन का 8 है। तो एक तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हो कि 8 का डबल ही ये है, 2 टाइम्स। यहाँ पे 7 था, इसमें 4 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन ये याद करना पड़ेगा आपको, C11H16, ठीक है, ये इसको फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो ये आपको एडिटी से याद करना पड़ेगा, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। तो इट्स अब सीटेन नंबर क्या है, इट इज अ परसेंटेज ऑफ द सीटेन, ऊपर आ गया, इन अ मिक्सचर ऑफ सीटेन एंड द अल्फा मिथाइल। तो ये क्या है, बेसिकली सीटेन की परसेंटेज है इन अ मिक्सचर ऑफ द सीटेन एंड द अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। सीटेन नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही उसकी इग्निशन क्वालिटी अच्छी होगी। तो डीजल इंजन के लिए सीटेन नंबर अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना हमें। इसकी जो रेंज होती है इट वेरीज फ्रॉम 30 to 60, बहुत पूछा गया है, 30 से 60 होती है ट्रैक्टर इंजन के लिए, मैं ऑटोमोबाइल की बात नहीं कर रहा। ट्रैक्टर इंजन के लिए कितनी होती है, 30 से 60। दूसरा क्वेश्चन बनता है, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन का सीटेन नंबर क्या होता है। याद रखो इसका सीटेन नंबर 0 होता है, जैसे यहाँ पे N-हेप्टेन का 0 था वैसे इसका 0 है। तो अगर आपको कंफ्यूज हो रहा हो, कभी भी याद ना हो रहा हो, तो हमेशा देखो यहाँ पे अल्फा लगा हुआ है, तो जो भी, और यहाँ पे N लगा हुआ है, N-हेप्टेन, तो जो भी अल्फा बीटा गामा सबका 0 कर देना वहां पर। याद करने के तरीके करने पड़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है, सपोज उसने आपको सीटेन की परसेंटेज दे दी और अल्फा मिथाइल नेप्थलीन की परसेंटेज दे दी, तो सीटेन नंबर पूछा है, तो एक फॉर्मूला आता है, द सीटेन नंबर इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ द एन सीटेन प्लस 0.15 द परसेंटेज ऑफ द अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। अगर आपको सीटेन की परसेंटेज पता है और अल्फा मिथाइल नेप्थलीन की परसेंटेज पता है, परसेंटेज में ही रखना, 50% गिवन है तो 50 ही रखना है यहाँ पे, 50 प्लस 0.15, अगर 30 गिवन है तो 30 ही रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ऑक्टेन नंबर आपके दो टाइप के और होते हैं, मतलब जनरली इफ यू सी द ऑक्टेन नंबर, दे आर अ 2 टाइप्स ऑफ द ऑक्टेन नंबर, वन इज द RON, द सेकंड वन इज द MON। रिसर्च ऑक्टेन नंबर, मोटर ऑक्टेन नंबर, एक होता है एंटी नॉक इंडेक्स। बेसिकली ऑक्टेन नंबर करते हैं हम, दो मेथड से हम कैलिब्रेट करते हैं उसको, उन दोनों का एवरेज ही आपका ANI होता है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, फॉर्मूले में डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई फैक्ट बचा है अब नहीं, ठीक है। हाँ, अब एक क्वेश्चन इसमें बचा है कि डीजल नंबर में सीटेन नंबर को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं। तो मैं ये नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वहां पे अलग अलग कंपाउंड है। इफ यू गो थ्रू बाय द बुक, एक बुक में अलग लिखा है और दूसरी बुक में बिल्कुल ही अलग लिखा है, और रिसर्च पेपर तो बिल्कुल ही अलग उसमें जा रहे हैं, क्योंकि अब जो रिसर्च हो रही है वो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में हो रही है। बस मुझे एक पॉइंट यहाँ पे बोलना था कि जो भी बच्चे PhD या MTech करना चाहते हैं वो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में बायोडीजल, जो इस समय बहुत फेमस टॉपिक है, बायोडीजल हो गया, अल्टरनेट फ्यूल्स हो गए, तो जो भी अगर आप इसमें रिसर्च कर रहे हो तो आप देखो कि इंडिया में इस समय टॉप रिसर्च कर कौन रहा है इस समय। आप उसके रेफरेंस से अगर आप फॉरेन में PhD करना चाहते हो तो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में PhD मिलना ईजी है, ठीक है। जैसे पंतनगर में प्रोफेसर हैं बहुत, वो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, जो मैं अवेयर हूँ। तो आप ऐसे ही जो अच्छे प्रोफेसर हैं, आप देखो कि रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में कौन कौन अच्छा काम कर रहा है, वहां पे अपना रेफरेंस देकर वहां से आप जो है फॉरेन निकल सकते हो। बट द थिंग इज यू विल हैव टू डू अ प्रॉपर रिसर्च, पूरा डिजाइन करना पड़ेगा। बट ये रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में वो है कि अपॉर्चुनिटी अभी है इस समय। हम कुछ टेम्परेचर करने पड़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बार बार पूछे जाते हैं। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, पोर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये दो क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, अगर आपका जो फ्यूल है, ठीक है ना, जो भी आपका फ्यूल है, अगर मैं उसके पास कोई सोर्स लेकर गया, पहली बात तो ये फ्लैश और फायर में दोनों का कोई अपना सोर्स नहीं होता, एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। जैसे ये फ्यूल कोई है, मैं इसके पास एक्सटर्नल सोर्स लेकर गया, ठीक है, तो वो टेम्परेचर जब ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर से बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही मैं उस एक्सटर्नल सोर्स को मैं हटाऊंगा, जो सपोज करो ये फ्यूल है, मैं एक सोर्स लेकर गया, ये वेपर में कन्वर्ट होना, मतलब जलना स्टार्ट हो गया, फायर इसमें स्टार्ट हो गई, और जैसे ही आपने सोर्स को हटाया, ये सोर्स क्या है जो इसको जलने के लिए
आगे के लिए उसको इनकरेज कर रहा है, मतलब इसका टेम्परेचर बहुत अधिक होगा, मतलब ये फ्लेम हो सकती है वट एवर इट इज, फर्नेस, ठीक है। आप ये लेकर गए, ये जलना स्टार्ट हुआ, जैसे ही आपने इसको हटाया है जलना बंद हो गया, तो ये आपका हो गया फ्लैश पॉइंट। इट विल गिव यू द फायर बट इट विल गो डाउन व्हेन द सोर्स विल रिमूव, राइट। आप एक्सटर्नल सोर्स लेकर आए, इसने फायर दी, जैसे ही आपने हटाया फायर चली गई, तो ये फ्लैश पॉइंट हो गया। तो ये बहुत मेन है, द मेन टर्म इज गो डाउन व्हेन यू रिमूव द सोर्स। इसमें क्या होता है, आप एक एक्सटर्नल सोर्स लेकर आए, फायर लगी फ्यूल में, ठीक है ना, ये फ्यूल है, आप फर्नेस लेकर आए जलती हुई, ये इसमें आग लगी और मैं हटा भी दी तब भी इसमें आग लगी हुई है, सो इट्स अ फायर पॉइंट। इट मीन्स दैट इट विल, क्या होगी, फायर रिमेन रहेगी चाहे आप सोर्स हटा क्यों ना लो। फायर, इसमें लिखा नोट गो डाउन, इसलिए मैंने लिख दिया क्लियर। तो इसमें फायर है, गो डाउन व्हेन यू रिमूव द एक्सटर्नल सोर्स, दोनों एक्सटर्नल सोर्स से होते हैं। तो ये हो गया। तो फ्लैश और फायर पॉइंट के दो क्वेश्चन बनते हैं, एक जो वह पॉइंट बताओ जो वह मिनिमम टेम्परेचर, इट्स अ मिनिमम टेम्परेचर एट विच द फ्यूल विल गिव द वेपर व्हेन यू हैविंग अ सोर्स, राइट। बट क्या होगा इसमें, जैसे ही आप सोर्स हटाओगे तो वो हट जाएगा, इसमें नहीं हटेगा। दोनों का दोनों इसमें एक्सटर्नल सोर्स यूज होता है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इसमें भी यही है कि आप लेकर जाते हो और वो जो है फायर देता है, बट इसमें ये होता है कि इसका अपना सोर्स होता है, इट्स विल बी हैविंग इट्स ओन सोर्स, ठीक है। तो ये इग्निशन टेम्परेचर हो गया। इग्निशन टेम्परेचर को ही ऑटो इग्निशन बोलते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि फ्लैश, फायर, इग्निशन का सीक्वेंस क्या होता है, तो फ्लैश, फायर और इग्निशन, ये टेम्परेचर का सीक्वेंस हो गया, ठीक है। पोर और क्लाउड पॉइंट, क्लाउड पॉइंट क्या होता है, जब फ्यूल बिगिंस टू क्रिस्टलाइज, वो क्लाउड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्लाउड पॉइंट बोलते हैं। पोर पॉइंट क्या बोलते हैं, सपोज करो एक फ्यूल है, आप उसका टेम्परेचर कम कर रहे हो, फिर भी फ्लो हो रहा है, सपोज करो 15 डिग्री पे, तो आपने उसका टेम्परेचर कम करा, 10 पर ले आए और कम करा, अब उसकी फ्लो, सपोज ये फ्यूल है, ठीक है, पहले 15 डिग्री पर था, ये थोड़ा फ्लो हो रहा होगा, जैसे ही आपने 10 डिग्री करा तो फ्लो होना थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ठंडा हो रहा है, वो जम रहा है, तो फ्लो, जो उसकी फ्लोइंग जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। फिर आपने 5 करा, फिर उसकी फ्लोइंग टेंडेंसी और कम हो जाएगी। सो इट इज अ मिनिमम टेम्परेचर एट जस्ट फ्यूल सीजेस टू फ्लो, जब वो बिल्कुल बंद कर देगा, मतलब वो टेम्परेचर जब तक वो लास्ट तक फ्लो कर रहा है, वही इसका क्या है, पोर पॉइंट है। द टेम्परेचर एट विच द फ्यूल सीजेस टू फ्लो व्हेन कूल्ड। तो मतलब ये फ्लो का करते हैं इससे, ये समझ में आ रहा है ना, बहुत ही ईजी है। तो सपोज करो यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ तक ये फ्लो कर रहा है, फ्लो मतलब आगे मूव कर रहा है, तो अगर आप 5 डिग्री से करोगे तो पूरा ही जम जाएगा वो, तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा, तो ये आपका पोर पॉइंट हो गया। तो हमेशा ध्यान रखो, क्लाउड पॉइंट पूछा आता है, तो क्लाउड पॉइंट इज 5 डिग्री अबव द पोर पॉइंट, बहुत बार पेपरों में आया है, क्लाउड पॉइंट इज 5 डिग्री अबव द पोर पॉइंट। तो अगर समराइज करें तो क्या है, फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट है जो वेपर देगा, लेकिन जैसे ही हटा लोगे तो वेपर हट जाएगी, इनफ्लेमेबल वेपर। फायर पॉइंट में हटा लोगे तब भी नहीं रहेगी, दोनों का एक्सटर्नल सोर्स होता है। इग्निशन टेम्परेचर भी यही है, पर इसका अपना सोर्स है। पोर पॉइंट वो है एट विच मिनिमम टेम्परेचर एट विच द फ्यूल सीजेस टू फ्लो। पोर दिख रहे हो ना, पोर, वहीं से क्लाउड, मतलब क्लाउड बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्रिस्टलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये इससे 5 डिग्री ऊपर होता है, इनका सीक्वेंस ये होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, अगर आपके ट्रैक्टर में ब्लू स्मोक या व्हाइट स्मोक आ रही है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। इफ इट इज गिविंग द ब्लू स्मोक, मतलब लुब्रिकेंट बर्न हो रहा है उसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एल से याद कर सकते हो, ब्लू में एल तो ये लुब्रिकेंट हो गया, व्हाइट स्मोक आ रही है, डब्ल्यू से याद कर सकते हो, वाटर है। तो ये क्वेश्चन भी 2 बनते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका देखते हैं जो एयर फ्यूल रेशियो की जो रेंज होती है डिफरेंट कंडीशन के लिए, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, ये मैकेनिकल वगैरह में ज़्यादा आता है। तो अगर आप देखोगे तो ये एयर फ्यूल रेशियो है, ये आपका फ्यूल इकोनॉमी के साथ कैसे वेरी हो रहा है। और अगर आप देखोगे तो अगर आप आउटपुट मेजर कर रहे हो, ठीक है ना, आउटपुट कैसे मेजर करते हो कि इंजन कितनी आवर जो है प्रोड्यूस करेगा, तो उसके बाद कैसे वेरी होता है। तो आपको पता है जो स्टिक्योमेट्रिक करेक्ट रेशियो होता है वो आपका होता है पेट्रोल इंजन का 15:1, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्टिक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो, ठीक है ना, तो आपको पता है ये 15:1 होता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा, स्टिक्योमेट्री का मतलब क्या होता है, केमिकली करेक्ट रेशियो। तो केमिकली करेक्ट रेशियो जनरली डिफाइन होता है फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से, जहाँ पे आपकी फ्यूल इकोनॉमी मैक्सिमम होगी। अब फ्यूल इकोनॉमी जज करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मतलब मेथड्स है, मैथोलॉजी रिसर्च पेपर है, उसमें नहीं आना। व्हाट इज द स्टिक्योमेट्री रेशियो, इज केमिकली करेक्ट रेशियो फॉर द मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी, नॉट मैक्सिमम पावर, इट्स अ मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है। तो ये हो गया स्टिक्योमेट्रिक। अगर मुझसे पूछा है तो अगर आप देखोगे तो ये ऐसे वेरी करता है, तो जो स्टिक्योमेट्रिक पर आपको फ्यूल इकोनॉमी मैक्सिमम मिलती है, पर अगर आप देखोगे पी जो है, मैं पूछूंगा आउटपुट कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, तो वो आउटपुट यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलता, वो इससे पहले ही मिलता है। तो जो आउटपुट होता है वो आपको यहाँ कहीं मिलेगा, तो वो आपका होता है 12.5:1 मैक्सिमम पावर के लिए। तो मैक्सिमम पावर के लिए एयर फ्यूल रेशियो आपका होता है 12.5:1। ये दोनों क्वेश्चन बहुत मेन है, ठीक है। अच्छा, ये पूछा जाता है कि स्पार्क इग्निशन इंजन में एयर फ्यूल रेशियो की रेंज क्या होती है, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बुक्स में आओगे तो वहाँ लिखा है 10 to 20 जनरली,
इट वेरीज फ्रॉम 10 to 20। अगर आप अब देखो 10 to 20 ये एयर बाई फ्यूल है, राइट? तो अगर आप एयर बढ़ा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर लीन हो जाएगा। ये बहुत मेन है। इफ द एयर फ्यूल रेशियो इंक्रीजेस, क्या हो रहा है, एयर बढ़ रही है, ऊपर एयर है, अगर एयर बढ़ रही है तो फ्यूल कम हो रहा है। लीन का मतलब क्या होता है, पतला, सो इट्स अ लीन। और अगर एयर बाई फ्यूल रेशियो कम होगा तो वो रिच मिक्सचर होगा, राइट? बहुत सिंपल है। तो अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 क्या होगा और अगर 20 क्या होगा, तो ये वेरी करता है। तो आप यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन दे सकते हो, लीन का क्या होगा, रिच का क्या होगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है? अगर आपका एयर फ्यूल रेशियो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब लीन हो रहा है, एयर बढ़ रही है, और अगर कम हो रहा है तो वो रिच हो रहा है, क्योंकि एयर कम हो रही है भाई, बहुत सिंपल है। तो कुछ कुछ बुक्स में लिखा है 10 to 20, लेकिन अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आओगे तो लिखा है 12 to 16। तो दोनों आप देख सकते हो कि कौन सी आपके रेंज में ठीक बैठ रहा है। कभी अभी वो एयर फ्यूल ना पूछ के पेपर में फ्यूल एयर पूछ लेता है, तो वो भी ध्यान रखना। अगर सपोज करो आप 12-16 से आंसर दे रहे हो तो फ्यूल बाई एयर कितना हो जाएगा, 1/12 मतलब देख लेना क्या पूछ रहा है वो, एयर बाई फ्यूल पूछ रहा है या फ्यूल बाई एयर पूछ रहा है। तो 3-4 क्वेश्चन हो गए। वन, व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो, इट इज अ केमिकल करेक्ट रेशियो, इट इज अ 15:1। व्हाट इज द रेंज कैन बी 10:1 to 20:1 और 12:1 to 16:1, राइट? What is the rich and the leaner? If you increase the amount of the air, it will be a lean mixture. If you decrease the amount of the air, मतलब एयर फ्यूल रेशियो अगर इंक्रीज करेगा, जैसे अगर इस साइड अगर ये 20 है तो ये लीन है, और 10 है तो ये रिच है, क्योंकि एयर आपकी बढ़ रही है, तो एयर बढ़ रही है ना, तो लीन हो गया, पतला हो गया, वो फ्यूल कम है वहां पे। ये फ्यूल के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। स्टोइकियोमेट्री के लिए 15:1 है, मैक्सिमम पावर के लिए 12.5:1 है। 3 कंडीशन और होती है जिसके लिए पूछा जाता है कि कोल्ड स्टार्ट, अगर आप कोल्ड स्टार्ट कर रहे हो तो कितना होगा, 3:1 याद कर लो, कोई नहीं पढ़ा रहा मैं इसको, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। आइडलिंग का मतलब होता है कोई लोड नहीं है, द ट्रैक्टर इज ऑपरेटिंग विदाउट लोड और द इंजन इज ऑपरेटिंग विदाउट लोड और नो लोड। तो अगर कोई लोड से वो ऑपरेट हो रहा है तो उसमें कितना एयर फ्यूल रेशियो चाहिए, 9:1। ये एडिटिव्स याद करना है। मैक्सिमम पावर स्टोइकियोमेट्री को हो गया क्रूसिंग मतलब इफ द इंजन इज रनिंग एट अ नॉर्मल स्पीड, अगर वो नॉर्मल स्पीड पे रन कर रहा है तो उसका 16:1 होता है। तो ये 3-4 फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। सबसे मेन फैक्ट अगर कोई याद नहीं करना चाहता तो वो स्टोइकियोमेट्री याद करे, मैक्सिमम पावर 2, ये एक रेंज याद करे 3, और इसका लीनर और रिच का कॉन्सेप्ट, क्योंकि कैसे भी वो पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है, अगर लीनर है, मिक्सचर है, अगर सपोज करो 10:1 है तो कैसा मिक्सचर हुआ, लीनर हुआ है, रिच हुआ, वो ऐसे पूछ सकता है। और 10:1 का मतलब क्या है, कम हो गया स्टोइकियोमेट्रिक से, मतलब एयर आपकी कम हो गई, तो ये रिच मिक्सचर हो गया। तो एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो ये इतनी चीजें हैं इसमें। और हमेशा ध्यान रखो स्टोइकियोमेट्रिक पर मैक्सिमम पावर नहीं होती, स्टोइकियोमेट्रिक इज